What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत ही उम्दा तरीके की बात की गई है यहाँ पर। अगर आप लोग जानना चाहते हैं आप लोगों का माइंड जो है वो एक ग्रेट माइंड है, एवरेज माइंड है या फिर एक छोटा सा माइंड है, तो इससे आप लोग अपने दिमाग की एक तरीके से कैपेसिटी के बारे में आप लोग जान सकते हैं। मतलब क्या है बात मेरा बोलने का यहाँ पर? मेरा बोलने का बेसिक पर्पज यहाँ पर ये है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि रियलिटी में कि आप लोगों का दिमाग जो है वो कैसे काम कर रहा है, किस लेवल पर आप लोगों का दिमाग सोच रहा है। अगर आप लोगों का दिमाग जो है वो दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये इंसान वो कर रहा है, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, तो इसका मतलब छोटा सा दिमाग है आप लोगों का। यानी कि आप लोग हमेशा किसी पर्टिकुलर इंसान के पीछे पड़े रहते हो, उसे ही फॉलो करते रहते हो। आप लोगों का दिमाग जो है वो एक संकुचित माइंड का इंसान बन चुके हैं आप लोग। यानी कि एक इंसान है बस उसी के बारे में सोच रहे हो, एक इंसान है बस उसी को देख रहे हो, एक कुछ इंसानों के बारे में ही बस बात किए जा रहे हो। यानी कि आप लोग जो है उससे ऊपर निकल ही नहीं पा रहे हो, बस लोगों के बारे में, उसने ये कर दिया, उसने ये मार दिया, उसने ये लूट लिया, बस यही चल रही है। छोटा सा दिमाग है बिल्कुल, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि ये चींटी के अंडे वाला दिमाग है यहाँ पर। ये अगर इस तरीके का दिमाग आप लोगों का है तो ठीक है। अगर आप लोगों का दिमाग जो है वो डिस्कस करता है इवेंट, यार वहां पर ना ये चीजें हो गई थी, ठीक है, यार उसने ना इस तरीके से चीजें कर दी थी, मतलब एक तरीके से कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, यार वहां पर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, यार उसने बंदे ने क्या सही तरीके से काम कर दिया। तो इस तरीके से कोई अगर इवेंट कहीं पर हो रहा है उसको डिस्कस कर रहा है तो आप लोग एवरेज माइंड है। पर लेकिन जो ग्रेट माइंड होता है वो आइडिया डिस्कस करता है कि जिंदगी में इस तरीके से चीजों को करेंगे तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, और इस तरीके से चलेंगे तो हम लोग जो है वो नीचे की तरीकों को चलते हुए नजर आएंगे। यानी कि आइडियाज होने चाहिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव आप लोगों का होना चाहिए, प्रेजेंट में काम आप लोगों को करना चाहिए और पास्ट से आप लोगों को दूर रहना चाहिए। अगर ये चीजें जिंदगी में आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर ली तो आप लोगों के गोल जो है आप लोगों के पास आते हुए नजर आएंगे, और हमेशा अंदर से आप लोग कॉन्फिडेंट और मोटिवेट फील करोगे। अभी आप लोग सोच रहे हो सामने वाला इंसान जो है उसको देखकर आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, कल को वो मेहनत कर रहा है तो आप भी मेहनत कर रहे हो, कल को मेहनत नहीं कर रहा आप भी मेहनत नहीं कर रहे हो। ये इंसान तो कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, और ये वाला जो इंसान है हमेशा वो झंडे गाड़ता हुआ नजर आएगा। तो अब आप लोग डिसाइड कीजिए आप लोग कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। तो बताइए कौन सी कैटेगरी में है? ग्रेट माइंड है तो जी लिखिए, एवरेज माइंड है तो ए लिखिए, और स्मॉल माइंड है तो एस लिखिएगा। ये ट्रू रियलिटी है अपने आप को पहचानने की। देखता हूं कौन कौन अपने बारे में सही लिखता है। मैक्सिमम लोग जो है वो ग्रेट माइंड लिखने वाले हैं, पर लेकिन अंदर से सोचेगा। आप लोग अपनी रियलिटी लिखते हुए भी शर्मा रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कौन सी कैटेगरी में आप लोग आते हैं, लिखेगा जी, ए या फिर एस। लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में, देखता हूं कितने कमेंट आते हैं, मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कम से कम अपने बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, तभी आप लोग जिंदगी में कुछ अच्छे से आगे कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे, और यहां पर जो इंपॉर्टेंट डे है वो भी दिमाग के बारे में ही है। बात करेंगे यहां पर पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं मिर्गी। मिर्गी के दौरे आप लोगों ने सुने ना, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ये काफी ज्यादा नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलता है। 26 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों ने देखा किसी के आसपास में कि यार उसको मिर्गी के दौरे पड़ गए, इसके बारे में सुना होगा। तो एपिलेप्सी जो होता है यहाँ पर, ये एक तरीके से सीजर डिसऑर्डर होता है। ये मतलब क्या होता है? सीजर मतलब दौरे आना, मतलब कि एक तरीके से अनकंट्रोल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो जाना ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर में। तो ये शब्द आप लोग यहां पर याद रखेगा, ठीक है। खासकर बात करें यहां पर, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कैसे चेंज आना। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, उसका बिहेवियर यानी कि उसका व्यवहार चेंज हो जाता है, उसका मूवमेंट यानी कि चलने फिरने में दिक्कत होगी, उसकी फीलिंग, उसकी भावनाएं चेंज हो जाएगी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि उसकी चेतना का स्तर चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर चेंज होती हुई नजर आएंगी। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर किसी इंसान को ये सारी चीजें एक साथ में देखने को मिल जाएं तो इसका मतलब है कि एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी की प्रॉब्लम उस इंसान को देखने को मिल रही है। ये जो मिर्गी की प्रॉब्लम है कई बार यहां पर एक तरीके से सौगात में मिलती है। ऐसे नहीं कहते कि घर वालों ने सौगात में जमीन प्रॉपर्टी जायदाद दी है, तो कई बार यहां पर जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है। यानी कि अगर पेरेंट्स को है तो कई बार ये जो है बच्चों को भी प्रॉब्लम आप लोगों को दिखती हुई नजर आएगी। कई बार कई सारे इंसान के ब्रेन में चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि कई सारे तानाशाह आदमी है ना जिनको लगता है कि हेलमेट लगाकर चलना ही नहीं है, अपने आप को शक्तिमान मानते हैं, ठीक है। उनका जब सर फूटता है तो उनको भी यहां पर चांस हो जाते हैं कि मिर्गी का दौरा देखने को मिल सकता है। कई सारे ट्रोमा, ये स्ट्रोक आ गए, घर में किसी की डेथ हो गई, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं एक तरीके से इंसान जो है अंदर से हिल जाता है। तो उस टाइम पर भी आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती है। ये काफी सैड पोजीशन आप लोग बोल सकते हैं जब कोई ऐसी कंडीशन यहां से निकल कर आती है। तो ये है बेसिकली मिर्गी। तो यहां पर इंसान को हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए यार। अपनी जिंदगी में कोशिश करो कि अपने आप को नॉर्मल रख सको, दिमाग को शांत रखना जिंदगी में सबसे बेस्ट रेसिपी और सबसे बेस्ट मेडिसिन है। पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी के बारे में बात करते हैं तो 26 मार्च को ये ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए पर्पल डे यूज किया जाता है, ठीक है। कलर ऑफ लेवेंडर, तो लेवेंडर नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है एपिलेप्सी के लिए। जो यहां पर ये
फूल है ना, फूल फॉर जो लेवेंडर जो होता है, बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि ड्यू या फिर सेंट कौन सा लेके आना, कि लेवेंडर का लेके आना, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर ये एक तरीके से रिमाइंड करता है लोगों की जो भी सफर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से, उनको कैसे टैकल करके चलना है, ठीक है। उनको अकेले नहीं छोड़ना है, उनको साथ में लेके चलना है। तो काफी इंपॉर्टेंट और ये डे है जिसके बारे में कोई पूछे तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा और खासकर अपने दिमाग को भी अच्छे से रखना है आप लोगों को, क्योंकि दिमाग के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कल मैंने बोला था ये आर्टिकल पढ़ाने का थोड़ा टाइम मुझे ज्यादा लगेगा, तो इसलिए इसको आज डिस्कस करेंगे। इसके बारे में बात करूंगा डिटेल में। यहां पर ये बेसिकली शिवाजी जी, जो शिवाजी जी की एक स्टेचू है उसको लेकर बवाल हो गया तेलंगाना के अंदर में, तो उसके चलते यहां पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कहां से ये आर्टिकल डिस्कस किया जा रहा है, किस पर्टिकुलर चीज से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पर जीएस पेपर 2 के अंदर भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कानून के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा जिसका नाम है सेक्शन 144, ठीक है। इसी के साथ में लोगों के राइट यानी कि अधिकार के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर, तो वहां से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर भी डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ पर कुछ बातें पूछी जा सकती हैं। तो काफी डिटेल में ये बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को लेकर चलता हूँ तेलंगाना। तेलंगाना अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये राज्य देखने को मिलेगा जो कि आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था 2014 में। तो तेलंगाना के अंदर यहां पर कुछ ऐसी कंडीशन बन गई जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब क्या हो गया ऐसा, यहां पर एक शिवाजी महाराज की स्टैचू लगा दी गई, और वो जो स्टैचू लगा तो दी गई पर लेकिन किसी से परमिशन नहीं ली गई। और यहां पर ये जो स्टैचू लगाई गई शिवाजी महाराज जी की, यहां पर ये जो लगाई गई एक पर्टिकुलर ऐसी जगह पर जहां पर लोग जो है वो उसको अपोज कर रहे हैं कि यहां पर ये स्टैचू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जो बात की जा रही है अंबेडकर जंक्शन। तो अंबेडकर जंक्शन में यहां पर ये एक पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी है जिसका नाम है यहां पर बोधान म्युनिसिपैलिटी, वहां पर ये स्टैचू लगा दी गई। और किसके द्वारा, शिवसेना और बीजेपी के वर्कर्स के द्वारा। तो जो लोग यहां पर अपोज कर रहे थे वो लोग अपोज कर रहे थे, पर लेकिन जिन्होंने ये स्टैचू लगाई वो यहां पर इसको दबाकर सपोर्ट कर रहे थे कि स्टैचू जो है वो यहीं लगेगी। तो इसके चलते दो मुद्दों को, दो ग्रुप के बीच में काफी बड़ी झड़प हो गई, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा एक तरीके से नहीं, एक जब ऐसा इशू आता है तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। तो एक साइड में यहां पर जो लोकल पार्टी है AIMIM और टीआरएस उसके सपोर्टर थे, वो बोले थे यहां पर नहीं लगेगा, और बीजेपी और शिवसेना के सपोर्टर थे वो बोले थे यहीं पर ही लगेगा। तो इसके चलते यहां पर पूरा बवाल क्रिएट हो गया। पर लेकिन रियलिटी में जब यहां पर ये मुद्दा जो है थोड़ा सा आगे पहुंचा और वहां पर पता चला कि यहां पर क्या इसके लिए कोई परमिशन ली गई थी, तो इसके लिए परमिशन भी नहीं ली गई थी। जब इनसे पूछा गया कि आप लोगों ने यहां पर इसके लिए परमिशन ली है, तो यहां पर वो टाल मटोल करने लगे, और फिर जब इंसान को लगता है ना कि वो फंस गया है, तो फिर वो क्या करता है, चिल्लाने लगता है, उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। कई बार देखा होगा रोने लग जाता है इंसान, अगर उसको लगता है उसके पास में कोई आंसर नहीं है किसी चीज का। तो ऐसी हरकतें यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिली। तो ऐसा ही कुछ माहौल रहा, पर लेकिन मामला इतना ज्यादा गर्मा गया कि यहां पर सेक्शन 144 लगाना पड़ गया। तो कहां पर यह है, बेसिकली आप लोगों से अगर कोई पूछे कि किस एरिया में अभी रिसेंटली सेक्शन 144 लगाया गया, तो बोधान एरिया है तेलंगाना राज्य के अंदर में, जहां पर शिवाजी महाराज जी की जो स्टेचू को लेकर अभी अंबेडकर जंक्शन में लगाई गई, तो एक झड़प हो गई लोगों के बीच में, तो वहां पर सेक्शन 144 लगा दिया गया है। तो यहां तक का आर्टिकल समझ में आ रहा है कि क्या मुद्दा हुआ है पूरा। अब यहां से आगे चलते हैं। ये बेसिकली स्टैटिक पोर्शन आप लोगों का हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर आप लोग इसको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर पूछे जा सकते हैं। बोलेंगे सेक्शन 144 के बारे में बताइए, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन देकर एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्वेश्चन की फॉर्म में भी। तो बात करते हैं एक एक कर। सेक्शन 144 जो है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी के तहत यहां पर 1973 में हमारे देश में लाया गया। कंफ्यूज मत होना इंडियन पिनल कोड के साथ में, जिसको आप लोग आईपीसी बोलते हैं, और ये सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंडियन पिनल कोड जो है वो कानून है जिसको आप लोग हिंदी में भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, पर लेकिन सीआरपीसी जो है यहाँ पर ये उन कानून को प्रोसीजर में लाने का, इंप्लीमेंट करने का तरीका है, ठीक है। यानी कि ये कानून है और ये तरीका है कि उस कानून को कैसे हमको इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसको लेकर चलना है। यानी कि आईपीसी की किसी पर्टिकुलर धारा में लिखा है कि ये हरकत कर दी तो ये सजा मिलेगी, तो यहां पर सजाएं लिखी हुई है। पर लेकिन अगर किसी का कहीं मर्डर हो गया तो कैसे चेक करना है, वहां पर कैसे पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, पुलिस पहुंचेगी, ये सारी चीजें जो देखने को मिलेगी, वो पूरा प्रक्रिया, जो पूरा पराक्रम होगा वो सारा सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से होगा। इसलिए नाम इसका प्रोसीजर है, यानी कि इस प्रोसीजर के थ्रू आप लोगों को पूरी छानबीन करनी है, ठीक है। तो सेक्शन 144 जो है वो सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसका आप लोगों को सेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि पब्लिक गैदरिंग को रोकता है। पब्लिक गैदरिंग मतलब झुंड बनाकर एक जगह इकट्ठा खड़ा नहीं होना है, अपनी जिंदगी में बिजी रहना है, ऐसा नहीं कि वेलापंथी में सड़कों पर धक्के खाते घूम रहे हैं। तो ये पावर दी जाती है डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि कल को चलकर अगर आप लोग इस अथॉरिटी पर बैठते हो तो आप लोग के हाथ में पावर रहेगी कि आप लोग बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में सेक्शन 144 लगा दिया गया है। झड़प होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर को यहां पर मेंटेन रखने के लिए
कोई भी यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में 4 से ज्यादा लोग जो हैं एक जगह इकट्ठे नहीं मिलेंगे। अगर 4 से ज्यादा इकट्ठे मिले तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई यहां पर की जा सकती है। यानी कि एक तरीके से अनलॉफुल असेंबली यहां पर बोल दी गई। आप लोग बोलेंगे आखिर 4 में ऐसा क्या हो गया? आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा ना कि किसी इंसान को बेसिकली अर्थी तक ले जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत होती है। तो 4 इंसान मिलकर जो है काफी ज्यादा बवाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है, अगर यहां पर ज्यादा लोग होंगे, यानी भीड़ है, भीड़ ने इकट्ठा होकर एक किसी को पेट पेट कर मार दिया और उसकी मॉब लिंचिंग कर दी, तो यहां पर क्या हो गया? उस इंसान को तो मार दिया गया, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी, पर लेकिन मारा किसने? भीड़ ने। अब कौन बोलेगा? भीड़ की तो यार कोई शकल ही नहीं होती है। तो ये बेसिकली जो सीआरपीसी यहां पर ये 144 लगाने का बेसिक पर्पज ये है कि उस भीड़ को शकल में कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब क्या है? 3 अगर लोग रहेंगे कहीं पर तो पता रहेगा, अच्छा वो इंसान था, फलाने ढिमकाने का बेटा था, उसका पोता था और उसके परिवार में था, वह ये लोग हैं यहाँ पर जो है हरकतें करने लग रहे थे। ठीक है, हरियाणा में आप लोगों ने सुना ना से तो ये बेसिकली होता है कि इन इंसानों के द्वारा यहाँ पर ये हरकतें की गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भीड़ को जिसकी किसकी कोई शकल नहीं होती है, सीआरपीसी उसको शकल देने का काम करता है ताकि पहचाना जा सके कि हाँ ये लोग ये हरकतें यहाँ पर कर रहे थे। तो ये बेसिक आप लोगों को पर्पज इसका देखने को मिलेगा। मैक्सिमम पनिशमेंट जो होता है यहाँ पर वो 3 साल तक का दिया जा सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, जिसके चलते यहां पर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है, अगर वो यहां पर अगर कोई भी जो रूल है उसको तोड़ता है तो। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से जो पुलिस है वो यहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने की कोशिश करती है और अनलॉफुल असेंबली को ब्रेक करने की कोशिश करती है ताकि इंसान जो हरकतें कर रहा है उसको पहचाना जा सके। तो ये पूरा फंडा जो है बेसिकली यहां पर इसीलिए है ताकि और आगे ऐसी दुर्घटनाएं न हो सके जिसकी वजह से उस एरिया में माहौल खराब हुआ है, ये बेसिकली बोला जा रहा है। अब आगे अगर बात करें यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, तो अगर जो 3 या 2 या फिर एक इंसान कहीं पर जाएगा तो वो बिना हथियार के जाएगा, यानी कि वेपन, ऐसा नहीं कि अपना गोली कट्टे बंदूक ले लेकर चल दिए, हाँ भाई चलो कोई नहीं 4 हैं तो हम 3 ही हैं, 3 ही काफी हैं। ठीक है, वो नहीं उसका मूवी का डायलॉग, घातक मूवी का डायलॉग, मेरा काशी अकेला काफी है, मेरी अर्थी उठाने के लिए मुझे 4 कंधों की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। बेसिकली अगर आप अकेले भी जाओगे तो कोई वेपन नहीं होगा, ये यहाँ पर बोलने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ नजर आता है जिसकी वजह से लगे यहाँ पर कुछ दुर्घटना घट सकती है, किसी की लाइफ या फिर प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा जा सकता है, तो वहां पर इसको इंपोज किया जाता है ताकि यहां पर कोई ऐसी हरकतें आगे न बढ़ सके। तो सेक्शन 144 जो है ये कितने टाइम के लिए लगाया जाता है? अगर मैं पूछूं एक बार लगा दिया तो भाई साहब 60 दिन के लिए आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि 2 महीने के लिए यहां पर इंसान जो है वो 4 इंसान आप लोगों को उस एरिया में खड़े हुए नहीं मिलेंगे। पर लेकिन गनीमत है, मतलब आप लोग घर से निकल सकते हो। ठीक है, 2 लोग साथ में जा सकते हो, ये है। हाँ, 2-3 लोग खड़े होकर बातें भी कर सकते हो, ये भी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वाटर टाइट कर दिया, घर से बाहर निकलते इंसान को गोली मार दो, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लिबर्टी देता है, ये आप लोग ऐसा बोल सकते हो। पर लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा लिबर्टी देता है। तो ये एक तरीके से मिड पाथ आप लोग बोल सकते हैं, बुद्धा वाला पाथ आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 महीने होता है यहां पर वैसे, अब बस मैक्सिमम इसको 6 बेसिकली महीनों तक भी लगाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट को यहां पर लगता है तो, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकता है, ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें यहां पर विड्रॉ किया जा सकता है किसी भी टाइम, जब उनको लगे कि माहौल बड़ा अच्छा हो गया, सब कुछ मजे कर रहे हैं लोग, जो एंजॉय कर रहे हैं, तो किसी भी टाइम इसको यहां से हटाया जा सकता है। तो लगाने और हटाने के बीच में जो सारी बातें हैं उसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये आप लोग देखेंगे यहां पर सेक्शन 144 अगर बोले तो क्या बोला मैंने अभी आप लोग यहां पर, ये बेसिकली यहां पर प्रोटेक्ट करता है लोगों को। अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करते हैं यहां पर कानून के थ्रू यहां पर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये जो है फर्स्ट टाइम जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये 1861 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि उस टाइम पर अंग्रेजों के टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और उस टाइम पर यहां पर इसकी जो टेंडेंसी थी वो हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नेगेटिव थी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के भाई साहब स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जा रहा था कि वो इकट्ठा ना हो यहां पर। ठीक है, एक जगह, तो उनको बेसिकली एक तरीके से रोकने के लिए यहां पर उस टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहां पर सबको यहां पर एक तरीके से कंट्रोल में करने के लिए तो यहां पर ये लाया गया 2 महीने वाला, मैंने बता दिया। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, कई बार लोग बोलते हैं ना कि अंग्रेजों के जमाने का कानून यूज कर रहे हो, तो यार ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, हम नहीं खेलते यार, ये तो गंदी बात है। तो ऐसे आप लोग कई बार देखने को मिल सकता है। पर लेकिन रियलिटी ये है यार, यहाँ पर अगर कोई भी यहाँ पर ये कानून ऐसा यूज किया जाए तो देखिए रिक्वायरमेंट तो है। कई बार ऐसे तत्व सोसाइटी में होते हैं जिनको आप लोग कहते हैं अनवांटेड तत्व। ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग आप लोगों को जो अखंड गुनहगार होते हैं, ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, तो अखंड गुनहगारों को यहाँ पर रोकने के लिए सेक्शन लाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट भी इससे सहमत है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है
कि हाँ आप लोग इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेक्शन 144 का, पर लेकिन यहाँ पर ये एक तरीके से प्रॉपर वे में इमरजेंसी में ही यूज करना है, यानी कुछ भी हो गया आप लोगों ने उठाकर सेक्शन 144 लगा दिया तो यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लेकिन एक प्रॉपर प्रक्रिया के थ्रू ही आप लोग को इसको इस्तेमाल करना है भाई साहब, ये अपनी मनमानी आप लोग को नहीं चलानी है। ये यहाँ पर खुद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। रीजन क्या है, अगर सेक्शन 144 आप लोग लगा रहे हैं तो कई सारे लोग जो हैं जो अपना व्यापार करते हैं, ठीक है, कई सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, तो कई सारे लोगों पर यहाँ पर प्रतिबंध लग जाते हैं, तो कई बार ये माना जाता है कि ये फंडामेंटल राइट का हनन करता है, पर लेकिन जब केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो उसने बोला कि नहीं, फंडामेंटल राइट का हनन नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना भी काफी ज्यादा जरूरी है। पता चला उसके चक्कर में दुनिया भर के लोगों की जान चली गई और कोई और इश्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये आप लोग समझिएगा, कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अब जो भी गाथा मैंने आप लोगों को यहाँ पर सिखाई है, यहाँ पर सुनाई है, अभी कुछ तो उसका ओवरव्यू यहाँ पर ये दे रखा है, तो वही बात है कब यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया, क्या क्या चीजें हैं, नेशनलिस्ट जो प्रोटेस्ट थे उनको यहाँ पर दबाने के लिए इनके द्वारा यूज किया गया था, पर लेकिन आजादी के बाद भी यहाँ पर ये हम लोग यूज करें तो ये कंट्रोवर्शियल चीज बन जाती है। अब ये तो चलिए अपनी जगह बातें हैं, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा ये आ जाएगा, कई सारों के दिमाग में ये बात आ सकती है कि यार ये तो बता दो, ये सेक्शन 144 जो है ये यहाँ पर आज की डेट में हम लोग इसको कर्फ्यू समझ सकते हैं क्या? कर्फ्यू हो सकता है सेक्शन 144? कर्फ्यू क्या है कि आप लोगों ने देखा कभी कर्फ्यू? मुझे अभी याद है जब मैं 12th में था तो यहाँ पर बेसिकली जो एक तरीके से नहीं पढ़ने जाया करते थे जहां पर एक तरीके से हम, तो वहां पर कर्फ्यू लग गया था, ठीक है, तो ये चीज देखने को मिली, तो मुझे अभी याद है यहाँ पर, तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती है, सिचुएशन ऐसी यहाँ पर निकल कर आती है। 10th में था कि 12th में था? 12th में था 10th में नहीं था, 12th में था, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो कंडीशन क्या लगती है उस टाइम पर, ये रहता है कि सारी चीजें बंद होगी, स्कूल, कोचिंग सेंटर, दुकानें, किताबों वाले सब कुछ बिल्कुल बंद। कर्फ्यू का मतलब होता है कि चिड़िया का बच्चा भी बाहर जो है वो पर नहीं मारेगा, यानी कर्फ्यू जो है वो एक तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है, पर लेकिन सेक्शन 144 जो है थोड़ी सी लिबर्टी देता है आप लोग को कि भाई साहब इकट्ठा हो गए, थोड़ा बहुत काम आप लोग कर सकते हो, तो ये बातें बोली जाती है। तो कर्फ्यू जो है जबकि वो एकदम आप लोग को इंडोर रहने के लिए बोल देता है कि भाई साहब बाहर निकलना ही नहीं है, ऐसा आप लोगों को लगेगा। अगर बाहर भी निकलना है तो पुलिस की परमिशन आप लोगों को लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग बाहर निकल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिन और मैंने आर्टिकल पढ़ाया था, तो एक दिन बच्चा बोल रहा है कि सर जब अंदर ही घर के रहेंगे तो पुलिस की परमिशन कैसे लेंगे तो देखो यार उसके तो सिस्टम होते हैं, मतलब कोई वहां पर बाहर अगर पुलिस वाला है तो उसको अपनी इमरजेंसी बताओ, फिर वहां पर आप लोग परमिशन के लिए अलाउ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब पता चला घर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा ना कि उसको घर में ही रखना है, पता चला डिलीवरी होनी है तो उसके लिए परमिशन अलाउ की जाती है, ऐसा नहीं है, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए, पर लेकिन ऐसा नहीं कि सड़कों पर आप लोग घूम सकते हैं, जैसा सेक्शन 144 में 4 लोग नहीं 3 लोग कम से कम घूम सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग समझिएगा। तो कंफ्यूजन में अगर कोई आप लोगों को बोले कि हाँ क्या क्या मतलब है, तो बोलना कर्फ्यू जो होता है वो टाइट सिचुएशन होती है, वाटर टाइट सिचुएशन, और सेक्शन 144 जो है थोड़ी सी लिबर्टी होती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चलो फैक्ट आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों को सुनकर इसको मजा आएगा। हम लोगों ने यूज किया यहाँ पर छत्रपति शिवाजी, तो यहाँ पर जो शब्द यूज कहते हैं छत्रपति, क्या इसके बारे में आप लोगों को पता है? इसका मतलब क्या होता है, कहां से ये शब्द निकाला गया है? अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो शब्द है ये बेसिकली हमारा जो इंडिया का आसपास वाला रीजन है वहीं पर ही यूज किया जाता है। और नॉर्मली ये जो शब्द है, जैसे एम्परर यूज करते हैं ना, किंग यूज करते हैं, एम्परर यूज करते हैं, तो यहाँ पर मराठा कम्युनिटी के अंदर में यहाँ पर छत्रपति शब्द यूज किया था उसके लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो वर्ड छत्रपति है, जो वर्ड छत्रपति है यहाँ पर ये एक तरीके संस्कृत से यहाँ पर इसको निकाल कर लाया गया है, ठीक है। तो छत्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा, छत्र मतलब छाता, तो यहाँ पर छत्र का मतलब जो होता है वो छाता होता है, और पति का मतलब होता है एक तरीके से मास्टर हो गया, फिर एक तरीके से भगवान ही बोल देते हैं, या फिर रूरल एक तरीके से रूलर बोल देते हैं, तो ये दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक तरीके से बोल सकते हैं। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग इसको बोले तो एक ऐसा इंसान जो कि प्रोटेक्ट करे लोगों को, तो लोगों का प्रोटेक्टर होता है, उसको छत्रपति आप लोग बेसिकली बोलते हैं। तो ये समझ में आया ना, बिल्कुल एक शब्द ऐसा है यहाँ पर, कई बार आप लोगों से अगर मतलब भी पूछ लें, हिस्ट्री में कई बार, एंशिएंट हिस्ट्री में कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक शब्द को उठाकर वो बोल देते हैं, इसका मतलब आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग था थोड़ा सा, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं। था ना इंटरेस्टिंग? बताइए यस या फिर नो, या मतलब एक तरीके से कि ऐसा नहीं, मतलब कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बताइए, ठीक है। और कैसा लगता है आर्टिकल तो उसके बारे में आप लोग जरूर बता दिया करो, फीडबैक दे दिया करो, वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर 1 सेकंड लगती है, इससे बेसिकली मुझे पता चलता रहता है कि वीडियो कैसी जा रही है और आप लोगों को कैसे पसंद आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और YouTube को भी बताने का यही तरीका है, YouTube को भी इसी से पता चलता है, इसी के बेस पर फिर वो वीडियो को आगे पहुंचाता है। तो ये कुछ काम ऐसे हैं जो कि आप लोग बिना बोले करते रहा करो, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों ने सुना होगा हाई गर्मी, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। अभी यहाँ पर मार्च के महीने में इतनी गर्मी पड़ गई भाई साहब, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मार्च के महीने में, और पता है कैसा लग रहा है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एसी के कमरे में आप लोग बैठे हो
और कल जरा सी देर में बाहर निकल के गए, वाह यार कितनी गर्मी है, ठीक है। तो मौसम बिल्कुल ऐसे ही चेंज हुआ है। शाम को मतलब कल तक जो था बिल्कुल सही चीजें थी, आज बिल्कुल बटन दबा और बिल्कुल गर्मी हो गई। मतलब फ्रिज में आप लोग जाकर फ्रिज का बटन दबा देते हो कि भाई साहब अब तो ठीक है, उसको अब तक सर्दी पर लगा था, अब तो उसको गर्मी पर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो आखिर ऐसी सिचुएशन यहाँ पर कैसे बन गई, इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पर गर्मी की कैसे बन गई, तो ये बातें अभी आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो नॉर्मली जो यहाँ पर ये गर्मी वाला पूरा रीजन आप लोगों को देखने को मिला, तो ये दिल्ली के अंदर अगर बात करें 38 डिग्री सेल्सियस, भाई साहब इतना टेम्परेचर यहाँ पर शायद ही कभी रिकॉर्ड किया होगा मार्च के महीने में। मार्च का और फरवरी का महीना लोग ये बोलते हैं शादी करने के लिए बड़ा शानदार है यार, क्योंकि ज्यादा गर्मी नहीं होती है। सुना होगा ना आप लोगों ने, अप्रैल में होती है कहानी खराब होनी। यहाँ पर इसने बेसिकली कहानी खराब कर दी मार्च के महीने में ही। तो इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जम्मू एंड उत्तराखंड के अंदर भी आप लोगों को हीट वेव देखने को मिल रही है, समझ रहे हैं, जहां पर ये बोलते हैं घूमने चलते हैं, बड़ा ठंडा इलाका है, ठीक है। राजस्थान में अंदर काफी ज्यादा हीट वेव आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब ये जो शब्द बार बार यूज कर रहा हूं हीट वेव, तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, टेंशन मत लेना। एक एक कर पॉइंट को समझते हैं। पहले आप लोग माहौल देखें यहाँ पर कहां पर देखने को मिल रहा है। ये सारा जो रीजन है मैक्सिमम आप लोग यहाँ पर जो मैप में आप लोगों को दिख रहे हैं, जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, इसी के साथ में उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये वाला रीजन पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और इधर नीचे तक आएंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, इस वाले रीजन में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग विंटर में से निकलकर हम लोग जस्ट समर में एंट्री कर ही रहे थे, पर लेकिन ऐसा लगा जैसे एकदम समर में हम लोग को फेंक दिया गया, झोंक दिया गया है, ऐसी बातें यहाँ पर देखने को मिली। अभी रीजन क्या आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा ये हॉट रीजन हो गया है। रीजन अगर बात करें उड़ीसा से लेकर गुजरात के बीच में बेसिकली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये काफी लार्ज स्केल पर जो रीजन है, यहां पर ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं निकल के लिए आ रही है। ज्योग्राफिकल अगर आप लोग बात करेंगे हीट वेव के बारे में, तो यहां पर लेटेस्ट जो अभी यहां पर जो कंडीशन देखने को मिल रही है, ये एक तरीके से हीट वेव के इन्फ्लुएंस में इसलिए आ गई है कि नॉर्मली मार्च के महीने में कभी कभी बारिश हो जाया करती थी। तो जो बारिश थी वो अंदर की जो गर्मी हुआ करती थी उसको थोड़ा मार दिया करती थी, थोड़ा सा ठंडक बनाकर रखने की कोशिश करती थी। पर अब की बार मार्च के महीने में आप लोग को बारिश वगैरह देखने को यहां पर नहीं मिली। तो हमारी कंट्री में एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लोगों को कई बार मैंने पढ़ाया भी है, इसका नाम है IMD, ठीक है। IMD का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो भारत का जो मौसम विज्ञान जो मौसम विभाग है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। इसके द्वारा ये बोला गया कि देखो सुनो यार, अगर आप लोग इन रीजन में रहते हो तो अपनी पतलून जो है वो टाइट कर लो। मतलब क्या है, मतलब ये कि इन रीजन में जो है वो कड़ाके की धमाकेदार गर्मी पड़ने वाली है। अब आप लोगों को देखना है कि आप लोग कैसे अपने आप को बचा पाओगे। टेंशन मत लो, ये बताइए या ना बताए मैं जरूर बताऊंगा कैसे बचाना है, उसका पूरा जुगाड़ कर रखा है मैंने। बेसिकली इसके अंदर में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है उसके बारे में बातें करूंगा। अप्रैल से लेके मई के महीने में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता था कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता था कई बार, ठीक है, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता था। अब की बार भी कुछ ऐसा हुआ यहां पर, नॉर्मली मार्च के महीने में इतना नहीं देखने को मिलता था, अप्रैल और मई के महीने में देखने को मिलता था, पर लेकिन अब की बार क्या हुआ, मार्च के महीने में बढ़ गया। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, अपने राज्य का नाम बताना आप लोग कौन से राज्य हैं इसमें से, ठीक है। दिल्ली, इसी के साथ में यहां पर ये वेस्ट मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, और यहां पर उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। यहां पर बात की जा रही है बेसिकली किसके बारे में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसी के साथ में जो बेसिकली विदर्भा रीजन महाराष्ट्र वाला ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ में वेस्ट बंगाल, इसी के साथ में कोस्टल आंध्र और तेलंगाना, ये आप लोगों को गैंगेटिक रीजन में ये पार्ट नजर आएंगे। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ये पूरी जो आप लोगों को यहां पर कायनात नजर आ रही है मैप के ऊपर में, जहां पर आग धधक रही है, इस रीजन की बात यहां पर की जा रही है। अब मुद्दा क्या है यहां पर, ये मुद्दा आप लोगों को दिखाता हूं मैं। अभी यहां पर एक्सट्रीम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और यहां पर सदर्न इंडिया के अंदर में, तो यहां पर हीट वेव काफी ज्यादा हो गई है, और सीधा सीधा रीजन यहां पर यह कि प्री मॉनसून जो सावर हुआ करते थे वो अब की बार यहां पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब आप लोग बोलोगे प्री मॉनसून मतलब, आप लोगों को पता है जून के महीने में हमारे देश में मॉनसून आता है, केरला से स्टार्ट होता है और फिर ऊपर तक बढ़ता हुआ चला जाता है। तो 4 महीने बड़े ही एक अच्छे रीजन होते हैं जिनमें मैं आप लोगों को बोलता हूं हमेशा पेड़ भी लगाया करो। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट ईयर पेड़ लगाए थे, अब की बार कौन कौन पेड़ लगाने वाला है। देखो यार, ये हीट वेव हो गई, बारिश का अनप्रेडिक्टेबल नेचर हो गया, बाढ़ आ जाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों ने हरकतें की हैं। तो अगर क्यों ना आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग पेड़ वगैरह लगाएं तो कैसा रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग को टाइम मिले तो एक पेड़ जरूर लगा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ये काम आप लोग जरूर किया कीजिए। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अगर बात करें जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें मानसून रहता है। और मेरे दादाजी ये बोला करते थे कि ये सबसे बेस्ट टाइम होता है पेड़ लगाने का। इस टाइम पर अगर पेड़ लगाओगे तो काफी चांसेस होते हैं कि वो पनप जाएगा, वरना दूसरे टाइम में उसकी कहानी खराब हो जाएगी। तो प्री मॉनसून यानी कि जून के महीने से पहले जो मॉनसून आया करता था, थोड़ा बहुत एक तरीके से बारिश हुआ करती थी 1-2 बार, तो वो यहां पर इस हीट को कंट्रोल कर लिया करती थी। पर लेकिन अब की बार वो नहीं हुआ, तो अब की बार ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होता जैसे गांव में आप लोगों ने कई बार देखा हो, घर में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, तो मान लीजिए घर में बड़ा घर है नॉर्मली,
तो नीचे घर की रखवाली कर रहे हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर बुजुर्ग जो है वो उनकी डेथ हो गई है, अब घर में आप लोगों को देखने को मिलेगा नीचे कभी कोई कुत्ता आकर घुस गया, कभी कोई एक तरीके से बाहर से गाय कोई बैल आकर घुस गया, इस तरीके से कोई कुछ और चोरी कर ले गया, तो सिचुएशन देखने को मिलती रहती है। तो यानी कि प्रोटेक्टेड जो शील्ड थी वो खत्म हो गई। तो प्री मानसून भी कुछ ऐसा ही था, मानसून आएगा तो यहाँ पर सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, उससे पहले की बात है। तो हॉट विंड जो है खासकर ये अगर डेजर्ट से यानी कि मरुस्थल वाला रीजन है राजस्थान में रेगिस्तान आप लोगों को देखने को मिलते हैं। राजस्थान में जो रेगिस्तान है उसका नाम आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो बताइए, मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी रिवाइज करवा दीजिए। चलिए चलिए जाकर एक बार देखिएगा, ठीक है। तो राजस्थान में जो डेजर्ट है वहां से आप लोगों को काफी गर्म हवाएं आती हुई नजर आ रही है। तो उसने क्या किया, उसने कर दिया कंगाली में आटा गीला, यानी कि एक तो कंगाली थी ऊपर से आटा गीला हो गया। तो ये आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो ऊपर से यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर बारिश नहीं, ऊपर से राजस्थान से गर्म हवाएं आ रही हैं, तो उसकी वजह से सेंट्रल इंडिया के अंदर में और धमाकेदार टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ गया है। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन अब आप लोगों को मैंने बताई। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा जिसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी बोलते हैं। काफी पुराना बाबा आदम के जमाने की ऑर्गेनाइजेशन है ये। 1875 में इसको बनाया गया था, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर बना दिया गया था। अंग्रेज बड़े शातिर आदमी थे, उन्होंने आप लोगों ने देखा होगा पहले हमारे देश की उन्होंने प्रॉपर वे में पहले हमारी कल्चर समझी, हमारी हिस्ट्री समझी, हमारी ज्योग्राफी समझी, सारी चीजें समझ कर कैसे पूरे देश को कंट्रोल करना है, मतलब एक माइंड से उनके द्वारा पूरा प्लान तैयार किया गया। तभी चलकर लगभग 200 सालों तक वो रूल कर पाए। देखो कोई भी काम आप लोग करना है ना एक प्लान वे में करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दिया, अपना मैकाले सिस्टम लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये चीजें देखने को मिलेगी, यानी कि अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, उन्होंने सिस्टमेटिक वे में हमको बेसिकली गुलाम बनाया है। और हम लोग इतने बेवकूफ थे, हम लोग को ये लग रहा था कि पहले तो राजा रजवाड़े थे वो हमारे ऊपर नाच रहे थे, अब क्या हुआ चलो ये आ गए तो उसमें क्या चल रहा है, मतलब हमको आदत पड़ चुकी थी, ठीक है। पर लेकिन कुछ लोग आए पढ़े लिखे समझदार, यहाँ पर भगत सिंह टाइप के, चंद्रशेखर आजाद साहब टाइप के, तो इन लोगों के द्वारा लगा कि यार ये तो समझेंगे नहीं, हमको उनको समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी लाठी डंडे लिए और उनके द्वारा फिर जो कारनामे किए गए, तब जाकर हम लोग को लगा यार हम तो गुलाम हैं, हमको तो पता ही नहीं था ये कब हुआ। तो वो वाली चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि चीजें समझने वाली हैं। तो उन्होंने इनके द्वारा ये सारी चीजें स्टैब्लिश की गई थी हमारे देश में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इसके अंडर में ये आता है, और ये प्रिंसिपल एक एजेंसी है जो कि ये सारी चीजों के बारे में बताती है कि हमारे देश में माहौल कैसा चल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात, वर्ल्ड लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं WMO, ठीक है। तो यहां पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO बोलते हैं उसको। उसके 6 ऑफिस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनमें से एक ऑफिस जो है वो है यहाँ पर IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हमारे देश के अंदर में। कहां पर लोकेटेड है, ये दिल्ली के अंदर में लोकेटेड है। पॉइंट नंबर 2 याद रखिएगा, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया के लिए नहीं बात करती है, क्योंकि ये WMO का पार्ट है, तो इसलिए यहां पर इंडियन ओशन के अंदर जब आप लोग जाएंगे आसपास वाले रीजन के बारे में ये बताती है। तो कल को कंफ्यूजन में डालने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो यहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो ओनली इंडिया के लिए भविष्यवाणी करता है। नहीं भाई साहब, ये पड़ोसियों के लिए भी करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका पार्ट है, तो पड़ोसियों के साथ भी काम करते हैं। तो ऐसे आप लोगों को समझना है, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग कवर होगी, स्टैटिक पोर्शन है कंप्लीटली। ओके, आगे बढ़ता हूं। अब हीट वेव के बारे में बात करता हूं, गर्म हवाएं, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली सुना भी होगा कि गर्म हवाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं, और इसकी वजह से कई बार ऐसा है सांस नहीं आ रहा है, पसीना भी नहीं, बॉडी से पसीना सूख ही नहीं रहा है, तो उमस हो गई है भाई साहब मौसम के अंदर में। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अभी कुछ ऐसे यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट सेंट्रल में आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें नॉर्मली यहाँ पर मार्च के महीने में यहां पर बात की जा रही है, हीट वेव जो है टिपिकली ये मार्च से लेके जून में देखने को मिलती है नॉर्मली, ठीक है। पर लेकिन कभी कभी यहां पर आप लोग इसको जुलाई तक भी बढ़ते हुए यहां पर नजर आएंगे। हायर जो डेली पीक जो टेम्परेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मोर इंटेंस हीट वेव देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी गर्मियों में चीजें होती है ना, वो नहीं कहते कि आप लोगों को कि भाई साहब क्या क्या खाना है, कि जो जो भी लेके आएगा उसमें 2-2 गुना बढ़ा लेना। यानी कि 4 रोटी खाने तो 6 लेते आना, ठीक है। सब्जी 1 कटोरी खाने तो 2 कटोरी लेते आना, ठीक है। 1 कटोरी छाछ पीने तो भाई साहब 1 गिलास छाछ पीने 2 गिलास लेते आना। यानी कि जो भी गर्मी में सारी हरकतें होती हैं उसको डबल कर लीजिए आप लोग यहाँ पर, वो सारी हरकतें यहाँ पर हीट वेव कन्वर्ट कर देंगे आप लोग की। यानी कि हीट वेव जो है वो गर्मी का पापा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। इसकी वजह से बॉडी में इतनी सारी खतरनाक चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। यानी कि वोमिटिंग आने स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोगों को वीकनेस होने स्टार्ट हो जाएगी, कई बार आप लोगों के सर में दर्द होगा, जी मचलने स्टार्ट हो जाएगा, पसीने रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। ये सारी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हेल्थ के लिए काफी ज्यादा खतरनाक ये चीजें होती है, कई बार एक तरीके से 10 तक भी लोगों को लग जाते हैं, ठीक है।
तो इससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अपने आसपास वाले रीजन को ऐसे एक घर में ऐसे में रहे जहां पर थोड़ा सा ठंडक रहे, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं हीट से बचना पड़ेगा, तो इसके कई सारे रीजन आप लोगों को बता जा सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि पानी जितना ज्यादा पी सकते हैं उतना ज्यादा पानी पीना, और एक बार लग के नहीं पीना है, यानी कि टाइम टू टाइम आप लोग पानी पीना रहता है। कोशिश करो कि 1 घंटे में 1 गिलास चटका दो, ठीक है, ये आप लोग बोल सकते हो। तो एटलीस्ट अपना टारगेट रखो 12 गिलास पानी का, क्योंकि अगर पानी नहीं पियोगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और गर्मी, देखिए हमारी बॉडी ना बिल्कुल घड़े की तरीके से काम करती है। मिट्टी का घड़ा देखा आप लोगों ने, जिसमें से कहानी पड़ी थी बचपन में कि कौवा मिट्टी के घड़े में से पानी निकाल के लेके आता है कंकड़े डाल डालकर। हालांकि आज की डेट में जो कुएं हैं वो तो आप समझदार हो गए, स्ट्रो लगाकर पी लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या कंडीशन थी वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा कैसे रहता है, क्योंकि उसमें से पानी जो है वो बेसिकली एक तरीके से वाष्प के तौर पर, मतलब उसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें से निकलकर वो निकलता रहता है, जो आप लोगों ने सुना होगा गर्म पानी ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। और दूध गर्म कैसे होता है, आप लोग पानी गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं अपने स्टोव के ऊपर, तो देखा होगा ना, तो वो क्या होता है, नीचे से आग निकलती रहती है और यहाँ पर जो गर्म है वो ऊपर जाता रहता है, ठंडा नीचे आता रहता है। क्यों? क्योंकि ठंडा जो है थोड़ा सा हैवी होता है तो नीचे आता रहता है। तो वही पूरी प्रक्रिया चलती है दूध को गर्म करने में। उसी प्रक्रिया के बेस पर आप लोग की बॉडी में जो छिद्र होते हैं उसमें से यहाँ पर गर्म चीजें बाहर निकलती रहती है और वो ठंडक बनाए रखने का काम करती है। तो पानी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी टाइम पर जिनको लगता है थोड़ा सा कि बहुत ज्यादा दारू वगैरह पीने में रुका नहीं जाता है, नहीं, एक तरीके से कुछ भी हो जाए बस यहाँ पर पैक लगाने हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि गर्मी में ये बहुत माहौल खराब कर सकता है। क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो गर्म होता है और ऊपर से गर्मी, तो इंसान को कई सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। जो कॉफी वगैरह, कैफीन वगैरह, सिगरेट वगैरह या फिर कोई शुगर वगैरह ये सारी चीजें भी ज्यादा लेता है, तो उसको भी थोड़ा सा इन चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना फिर दिक्कतें हो जाएंगी, फिर डॉक्टर कंट्रोल करता हुआ नजर आएगा। उन्हें कहते हैं या तो खुद सुधर जाओ वरना डॉक्टर सुधार देगा, वो वाली बातें हैं। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो कम कम खाओ, ऐसा नहीं कि एक बार भर के खा लिया पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। वहीं 3 डेड में वो बेसिकली उसमें पहुंच गए पार्टी में और वहां पर पूरी थाली भर ली, वो वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो कम लो, जितना लो बस उतना ही खाओ और कम खाने की कोशिश करो। और कोशिश तो ये करो कि अपना आधा पेट खाली रखो, आधा पेट पानी से भरो और आधा पेट मतलब फिर से सुनो, मतलब जब खाना खाने जाओ तो आधा पेट भरो, ठीक है। आधा पेट के लिए आप लोग उसमें पानी छोड़ दो, मतलब 1/4 और 1/4 में आप लोग क्या करो, उसमें आप लोग हवा पानी के लिए छोड़ दो। कहने का मतलब यहां पर ये आप लोग सोचो कि खाना जो है वो आधे पेट ही खाना है, बाकी 1/4 में पानी भर लेना है और 1/4 हवा के लिए छोड़ देना है। इससे क्या होगा, कभी भी आप लोग बीमार नहीं होंगे, यानी कि एक बार ठूस के नहीं खाना है, स्मॉल क्वांटिटी में छोटा छोटा आप लोगों को खाना है। कपड़े जो है वो बिल्कुल हल्के पहनो, एक तरीके से बहुत ही टाइट वाले नहीं पहनने, बिल्कुल चिपके चिपके जो पहन लेते हैं ना। कोशिश करो कि अगर आप लोग जीन्स पहनते हैं तो जीन्स छोड़कर आप लोग थोड़ा लोअर वगैरह पहनना स्टार्ट करो, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। एक बहुत टाइट टी शर्ट पहनना कि हल्का हल्का सा टी शर्ट पहन लो, कोई ढीला ढाला, और शर्ट कोई ऐसी आप लोग डाल सकते हो। एक और काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, गर्मियों में कोशिश करो कि आप लोग व्हाइट कलर के कपड़े रखो मैक्सिमम, ठीक है। डार्क कलर के कपड़े अगर आप लोग गर्मी लगती है तो डार्क कलर के कपड़े जो है वो आप लोगों को और ज्यादा दिक्कत में डाल देंगे यहाँ पर। इसी के साथ में कोशिश करो सर पर आप लोग अपना कैप लगाकर रखो और बाकी सन ग्लासेस आप लोग आंखों के लिए रख सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। और बाकी जब भी टाइम मिले तो पानी में डुबकी लगा लो, तो ये करते रहो। ये किसने बताई सारी बातें, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद बता रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को हीट वेव से बचना है तो ये सारी कहानियां जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताई है, ताकि मैं आप लोग मतलब मुझे बताइए ताकि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ठीक है। और मुझे लगता है आप लोगों तक पहुंच गई हैं। तो ये सारी चीजें हैं ऐसी हैं कि एग्जाम में तो आप लोग इनको लिख ही सकते हो कि हीट वेव से कैसे बचना है, पर लेकिन एग्जाम तो बाद में आएगा, पहले इंसान तो होना चाहिए ना। तो जान है तो जान है, तो ये सारी चीजें दूसरों तक आप लोगों को शेयर करनी है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रही है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना चाहिए, दूसरों तक शेयर कर देना। अगर लग रहा है कि आप लोग खुद नहीं समझा सकते हैं तो आप लोग वीडियो शेयर कर सकते हैं किसी के साथ में। तो ये सारी चीजें लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग 2-4 इंसानों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि हीट वेव की वजह से कई बार कई सारे लोगों की जान तक चली जाती है, तो हल्के में मत लेना, ठीक है। तो यही बेसिकली चीजें हैं, हम लोग कई बार चीजों को इग्नोर कर देते हैं और वो फिर सर पर आकर बैठ जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। एक्सट्रीम टेम्परेचर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन करे वो भी काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तो कई सारी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसके चलते ऐसा भी होता है कि इंसान जो है वो निकल लेता है भाई साहब। अब आप लोग समझ सकते हैं जब इंसान ही चला गया तो फिर क्या ही रह गया। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि इसके ऊपर ढंग से हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन ये अभी आप लोग को देखने को मिल रहा है कि हम लोग को जैसे कि हीट वेव काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, तो इसमें हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। अपना ग्लोबल लेवल पर अभी हम लोगों ने देखा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई थी ना, हम लोगों ने खुद ने बोला कि 70 तक
हम लोग अपना कार्बन एमिशन कम करेंगे। तो वो सब तो चीजें होती रहेंगी, अपने लेवल पर हम लोग जो कर सकते हैं वो काम हम लोग करना चाहिए। कहीं आप लोग बाहर जा रहे हो तो कोशिश करो साइकिल से चले जाओ, आप लोग मोटरसाइकिल न जाओ, ठीक है। अगर ज्यादा डिस्टेंस पे है तो ही मोटरसाइकिल वगैरह यूज करो, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो घरों में जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनको खुले वगैरह मत छोड़ो। उसकी वजह से भी कई बार यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा जो एसी चलती है, जो जो यहाँ पर आज के में जो कूलर वगैरह चलते हैं, इसी के साथ में जो फ्रिज वगैरह चलते हैं, ये हीट फेंकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा माहौल क्रिएट करते हैं उस तरीके का। तो आप लोग को समझना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में भी। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी, और एग्जाम के लिए तो चलो सही है ही है, ये जिंदगी के लिए भी सही है। तो पूरे आर्टिकल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरा माहौल बता दिया क्या चल रहा है बेसिकली, और इसी के साथ में आईएमडी के बारे में बात कर ली, उसी के साथ में कैसे अपने आप को आप लोगों को बचाना है और क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो हाई गर्मी से बचना है आप लोगों को, ठीक है। बताइए कैसा लगा आर्टिकल, तो थम्स अप देकर बता दिया करो कैसा लग रहा है, और नहीं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ भाई साहब मजे आ रहे हैं, ठीक है। तो मजा आया कि नहीं आया, चलिए आगे चलते हैं हम। एक इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एग्जाम में अवार्ड्स के बारे में कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये जो अवार्ड है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आर्किटेक्चर की फील्ड में यहाँ पर दिया जाता है, यानी कोई भी आप लोग जो आकृति बनाते हैं उसके फील्ड में यहाँ पर दिया जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में काफी प्यार से कवर किया गया डिटेल के साथ में, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनको दिया गया है उनका नाम भी यहाँ पर दे रखा है। तो पूरा दिखाऊंगा भी इनको कौन है, इसके बारे में बात करेंगे आखिर क्या क्या है, और ये अवार्ड जो है प्राइज जिसको आर्किटेक्चर प्राइज बोला गया है ये क्या है हम लोग समझेंगे डिटेल में, ठीक है। इंपोर्टेंट आर्टिकल बन जाएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी, जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ से भी, अवार्ड एंड ओनर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं। तो ये पर्सनैलिटी जो है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये इनका पूरा नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहां पर है, ये बुर्किना फासो के अंदर बोर्न हुए थे, और इनका जो नाम है यहाँ पर, इनका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है डाइबेडो फ्रांसिस कैरे, ठीक है। तो डाइबेडो फ्रांसिस कैरे जो है ये एक आर्किटेक्चर जो है, इनको अभी यहाँ पर प्रिट्जर प्राइज दिया गया है जो कि आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रिट्जर जो प्राइज है यहाँ पर जो आर्किटेक्चर की फील्ड में यहाँ पर दिया गया है, इसको नोबेल प्राइज बोला जाता है आर्किटेक्चर फील्ड का। यानी कि जैसे नोबेल प्राइज आप लोग देखते हैं ना, अरे हाँ कोशिश करना एग्जाम जो भी देने जा रहे हैं कम से कम 2 साल के नोबेल प्राइज तैयार कर लेना, ठीक है। सबके ऊपर वीडियो बना रखी है, जाकर सर्च कर लेना नोबेल प्राइज बाय वीर 2021, तो सारे आप लोगों के सामने निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर के महीने में अनाउंस किए जाते हैं और दिसंबर के महीने में लगभग दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग ढंग से देखेगा, अक्टूबर के महीने में एक सेकंड सर, अक्टूबर के महीने में तो दिए जाते हैं ना, एग्जैक्ट 1 मिनट रुको, अक्टूबर के महीने में सही तो है यार, फालतू में कंफ्यूज हो रहा हूं। अक्टूबर के महीने में तो दिए जाते हैं ना, अक्टूबर के महीने में मतलब अनाउंस किया जाते हैं, और दिसंबर के महीने में दिए जाते हैं। तो मैंने वीडियो बना रखी है, अभी इस साल के 2022 के अक्टूबर के महीने में अनाउंस किए जाएंगे और फिर दिसंबर के महीने में दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसके चलते आप लोगों को यहाँ पर वो खासकर 2 वीडियो 2020 वाली और 2021 वाली आप लोगों को कवर कर लेनी है, अगर अक्टूबर से पहले आप लोगों का कोई भी पेपर है तो, ठीक है। अक्टूबर के बाद में अगर पेपर होगा तब तक 2022 वाले भी आ जाएंगे, फिर उनको एंजॉय करना, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। तो ये जो पर्सनैलिटी है इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, एक सेकेंड, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम है यहाँ पर डाइबेडो फ्रांसिस कैरे, ठीक है। तो डाइबेडो फ्रांसिस कैरे जो है यहाँ पर ये बुर्किना फासो से निकल कर आते हैं, और इनको अभी यहाँ पर ये प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया यहाँ पर बोन कहां पर हुई, एक बार आप लोग बुर्किना फासो को भी देख ही लो, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों को बुर्किना फासो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहां से ये पर्सन निकल के आया, और देखो इंसान जो कुछ करना चाहता है ना उसको कहीं पर ही रख लो, वो वहां से निकल कर आ जाएगा। आप लोग देखो कितने ऐसे रीजन से निकल के आए जहां पर प्रॉपर लोगों को प्रॉपर ना एजुकेशन मिल पाती है ना खाना मिल पाता है, तो कई सारी और भी इशू देखने को मिलते हैं, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, पर फिर भी इंसान जो है वहां से निकल कर कहां पहुंच गए। 56 ईयर जो है यहाँ पर ये ओल्ड है, एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है। ये काम किस चीज के ऊपर करते हैं, ये जो भी आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाते हैं सस्टेनेबल टू द अर्थ, और एक तरीके से यहाँ पर कैसे रहने लायक उसको बनाना है, खासकर लो एरिया में यानी कि कम जगह में, ठीक है, क्योंकि कई जगह काफी कम पड़ जाती है, और इसी के साथ में यहाँ पर सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट पर भी नेगेटिव इंपैक्ट न डाले, ऐसा रहने का जगह यहाँ पर ये बनाते हैं बेसिकली। तो ये है बेसिकली कार्य साहब। तो यहाँ पर अगर बात करें, इनके द्वारा स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई है, इसी के साथ में हेल्थ फैसिलिटी हॉस्पिटल वगैरह ये सब सिविक बॉडीज, इनके पब्लिक से रिलेटेड कई सारी चीजें इनके द्वारा बनाई गई हैं। इसका इनके द्वारा काम इतना किया गया है, ये इंसान जो है ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर बुर्किना के अंदर ही काम कर रहे हैं, बेनिन, माली, सूडान, इन एरिया में भी जाकर इनके द्वारा काम किया गया है। और इसके अलावा अगर बात करूं तो यहाँ पर एक और आप लोगों को देखने को मिलेगी, 2017 में फर्स्ट अफ्रीकन आर्किटेक्चर था जिसके द्वारा डिजाइन किया गया यहाँ पर सारपेंटाइन जो पवेलियन है यहाँ पर, ठीक है, सारपेंटाइन पवेलियन, ये लंदन के अंदर में हाईडे पार्क है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है ये इन्हीं के द्वारा यहाँ पर डिजाइन की गई है, ठीक है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक प्रोमिनेंट आर्किटेक्चर आप लोग इनको बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि हवा हवा में आकर कोई बैठ गया, प्रॉपर काम करता है बंदा, प्रॉपर सारी चीजों की नॉलेज है, एक सही तरीके से अपने काम को लेकर चलता है, सीरियस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इनके द्वारा नॉर्मली अगर बात करें तो जैसे नॉर्मली कंक्रीट की चीजें यूज करते हैं तो ये उससे बचते हैं, इनोवेशन वे में चीजों को यूज करते हैं। जैसे क्ले हो गया, जैसे मिट्टी वगैरह, मुल्तानी मिट्टी आप लोग बोलते हैं, उसका लेप लगाकर कई बार बोलते हैं ठंडक रहेगी, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसी चीजें डिजाइन करते हैं, किस तरीके की चीजों को बनाना है, मतलब ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं और एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल बेस पर इनकी चीजें चलती हैं ताकि अंदर से भी चीजें जो है वो ठंडी रहे। गर्मी तो पड़ रही है, किसी के पास में पैसा नहीं है तो यहाँ पर कि वो एसी कूलर वगैरह लगा सके, तो घर ही ऐसा बना लो कि वहां पर ठंड लगे, गर्मी ना लगे, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर तैयार करो, तो वो ये बेसिकली यहाँ पर माहौल बना के देते हैं। तो सोचो अगर किसी गवर्नमेंट को पता चले इनके द्वारा किए गए कामों के बारे में, तो फिर वो गवर्नमेंट भी इनको इंप्लीमेंट कर सकती है। तो इस तरीके से देखेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसी के साथ में यहाँ पर जैसे अगर बात करें यहाँ पर ये कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है, रेन से कैसे हेल्प करनी है, एयर सर्कुलेशन में, वो सारे मुद्दे भी देखते हैं यहाँ पर। यानी कि एक घर को जब बनाते हैं तो उसकी यानी कहते हैं कि पंजे से लेकर चोटी तक उसकी जलम कुंडली निकाल लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पर प्रिट्जर प्राइज के बारे में, इसके बारे में, तो नोबेल प्राइज के तरीके से देखा जाता है जैसे आप लोग नोबेल के प्राइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनुअल प्राइज है यहाँ पर, जो कि 1979 में यहाँ पर ये बनाया गया था और फाउंड किया गया था जय इसी के साथ में कैंडी प्रिट्जर के द्वारा, ठीक है। तो ये बनाने वाले हैं और इसको स्पॉन्सर करती है हयात फाउंडेशन, यहाँ पर स्पॉन्सर करती है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर $1 लाख यहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। $1 लाख को अगर आप लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें, अगर आप लोग कन्वर्ट करना है रुपीज के अंदर में, तो आप लोग यहाँ पर इसको 70 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितने रुपीज यहाँ पर हो गए हैं। बताइए कितने रुपीज हो गए हैं, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे। 2021 में यहाँ पर बेसिकली एन ए लेक्टन को और इसी के साथ में जेनी फिलिप वेसल को दिया गया था। यानी कि मैंने 2022 का भी आप लोगों को बता दिया और 2022 का नया पूछे कोई लगे कि देखो लास्ट वाला पता है क्या, तो लास्ट वाला भी मैंने बता दिया। तो दोनों फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन आप लोगों को माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आप लोगों को रखनी है, कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा। ओके, तो ये थी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये बेसिकली कवर की जा रही है द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर में। यहाँ पर अभी बात क्या की जा रही है, अगर आप लोग कहीं घर लेना चाहते हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है। कहीं घर खरीदना चाहते हैं तो कहां पर क्या कंडीशन है। तो हमारी इस पर्टिकुलर चीज में 51 पोजीशन देखने को मिली। इंडिया जो है वो 5 स्पोर्ट जो है वो एक तरीके पोजीशन बढ़ गई है ग्लोबल में। एनुअल जो प्राइस मूवमेंट में अगर बात करें, समझेंगे पूरा क्या मुद्दा है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है और इसी के साथ में जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से। अभी बात करते हैं ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर ये जो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स है यहाँ पर ये प्रस्तुत किया गया और हमारी जो रैंक है इसमें वो 51 आप लोगों को देखने को मिली। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो यहाँ पर 2021 का Q4 मतलब Q4 में, यानी कि अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, अभी हम लोग बेसिकली 2022 में चल चुके हैं। तो पास्ट में प्राइस कितना बढ़ा, कितना ऊपर नीचे गया, उसके बारे में यहाँ पर ये बताता है। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल जो अगर बात करें पहले इसके बारे में, इसको बोलते हैं ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ठीक है। पब्लिश किए जाते हैं यहाँ पर नाइट फ्रैंक के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में ये 1896 में बेसिकली 1896 में यहां पर इसको फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नाइट फ्रैंक जो है ये वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग इंडिपेंडेंट रियल एस्टेट कंसल्टेंट जो है, बेसिकली रियल एस्टेट मतलब घर वगैरह बनाने का जो काम करते हैं, तो उस फील्ड में यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगी। ये ट्रैक करते हैं अलग अलग कंट्री में जहां रेजिडेंशियल यानी कि रहने लायक जगह है लोगों की। तो 56 कंट्री के करीब यहां पर इनके द्वारा अक्रॉस द प्राइस यहां पर चेक किए गए और उसके बेस पर यहां पर इनके द्वारा रैंक निकाली गई है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर ऑफिशियल डेटा जो है यहाँ पर जो जनरेट किया जाता है यूजिंग ऑफिशियल डेटा, जैसे सेंट्रल बैंक हो गए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हो गए कंट्रीज के, तो उनसे डेटा इकट्ठा किया जाता है। यानी कि ये हवा में तीर नहीं चलाते हैं कि अपने आप डेटा निकाल दे कहीं से। तो ये जो यहाँ पर 51 पोजीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो टोटल मिलाकर 56 कंट्री के ऊपर इनके द्वारा एनालिसिस किया गया और उसके बेस पर यहाँ पर ये रैंकिंग निकाली गई है। और जो डेटा भी इकट्ठा किया गया है वो उन्हीं से मांग लिया है, ऐसा नहीं कि अपने आप यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या है इसके अंदर में अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें करूं, तो याद रखिएगा यहाँ पर अभी रिसेंटली इनके द्वारा ये बोला गया कि इंडिया के अंदर जो घरों के प्राइस हैं ये यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। रीजन क्या है, दुनिया भर की आप लोगों को बिल्डिंग देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग किसी भी कैपिटल के पास में जाएंगे, स्टेट की या फिर कैपिटल के अंदर भी जाएंगे, तो आसपास वाले रीजन में दुनिया भर की सोसाइटी आज के डेट में देखने को मिलेगी, ठीक है। जो लोग पहले गांव में रहते थे अब निकल कर सोसाइटीज में या फिर अपना फ्लैट बना रहे हैं
या फिर खुद का जमीन लेकर घर बना रहे हैं, तो इसके चलते सिटीज में काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। हमारी कंट्री में कई सारी स्कीम चलाई गई हैं ताकि यहाँ पर घर जो है वो सस्ता प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारे देश में प्राइस जो है वो रिसेंटली अभी ईयर ऑन ईयर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो 1.6% यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें यूएसए के अंदर में, तो यहाँ पर प्राइस जो है वो हाई हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो निकल कर आज के दिन में चाहते हैं यूएसए में जाकर रहा जाए, तो उसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को प्राइस जो है वो थोड़े हाई नजर आएंगे, ये आप लोग समझ सकते हैं। प्राइस जो है जो इंक्रीज यहाँ पर 13.2 ईयर ऑन ईयर ये यूएसए में बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर 1.6 डिक्रीज हो गए, यहाँ पर 13.2 बढ़ रहे हैं। तुर्की, जिसको आप उसकी में तुर्की बोला जाता है, तुर्की ने बोला मेरा नाम चेंज करके तुर्की कर दो, ठीक है। कुछ और याद आ जाती है, चले जो भी है, ठीक है। तो तुर्की, तो यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर, तो 32% जो है यहाँ पर अभी आप लोगों को तुर्की के अंदर यहाँ पर एनुअल प्राइस में हाइक देखने को मिलेगी, यानी कि इसने टॉप किया। तुर्की के अंदर जो है वो सबसे महंगी चीजें यहाँ पर हो गई हैं। तुर्की को फॉलो किया गया न्यूजीलैंड के द्वारा, और न्यूजीलैंड को फॉलो किया गया लग्जमबर्ग के द्वारा, यानी कि ईयर ऑन ईयर जहां सबसे ज्यादा प्राइस बढ़े हैं, तो टॉप पर है तुर्की, फिर है न्यूजीलैंड और फिर है लग्जमबर्ग। इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। स्पेन जो है यहाँ पर, उसके प्राइस जो है वो सबसे ज्यादा डाउन हो गए यहाँ पर घरों के 1.8, और दूसरे नंबर पर इंडिया है यहाँ पर जो कि 1.6 डाउन हो गए। यानी कि स्पेन और इंडिया के अंदर में जो घरों के प्राइस हैं वो डाउन हुए हैं, ये यहाँ पर इनके द्वारा इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। एज कंपेयर टू अगर बात करें तुर्की और यहाँ पर न्यूजीलैंड और लग्जमबर्ग के अंदर प्राइस जो है वो काफी ज्यादा बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर, यानी कि साल टू साल दर साल, ये बात यहाँ पर समझाई गई है, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आप लोगों को एक चांस दूं मैं कि आप लोगों को अपना घर बनाना है, ठीक है, एक बाहर की कंट्री में जाकर घर बनाना है और अपने ही देश की एक सिटी के अंदर घर बनाना है, मतलब जहां है वो तो है ही है। उसके अलावा अगर आप लोग कहीं घर बनाना है तो किस देश के अंदर आप लोग जाकर अपना घर बनाकर रहना पसंद करेंगे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अपने देश में अगर बोलो आप लोग को, किस सिटी में आप लोग अपना घर बनाना पसंद करेंगे कि हाँ यार इस सिटी में रहने का मेरा बहुत मन है, ठीक है, तो वो कौन सी सिटी होगी? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, चलो आंसर दो, देखता हूं क्या क्या इंटरेस्टिंग आंसर आप लोग के आते हैं। आप लोगों की भावनाएं समझो कि कौन कौन से एरिया में आप लोग जाकर रहना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज क्विज लगाने का टाइम नहीं मिला है, तो इसलिए जो क्विज है वो आप लोगों यहाँ पर कल का आप लोग रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। कल का कम से कम आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना। जैसे क्या पूछा था यहाँ पर NASCOP के बारे में, तो बताइए यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या है। AIDS और HIV की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, ठीक है। चेचनिया के बारे में मैंने डिस्कस किया था, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कौन से इनके लीडर थे, उनके बारे में बताना है। अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर अगर बात करें तो ऑयल हम लोग कहां से कितना कितना खरीदते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। देखता हूं किस किस को याद है। कोऑपरेशन ऑफ द बात की जा रही है यहाँ पर गल्फ जो कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो हेडक्वार्टर कहां पर है ये बताना है। बात करें यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किसके अंदर हेल्थ आती है, तो वो डिस्कस किया था। सेक्शन 144 मैंने पढ़ाई दिया, चलिए क्वेश्चन हो गया आप लोग का आज का एक। और सेक्शन 144 कितना मैक्सिमम आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर भी आप लोगों को मिलेगा, आप लोग एक बार आंसर देखिए यहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। नेशनल एड्स एंड यहाँ पर ये STD क्या है, चलिए बताइए, देखता हूँ किसको याद है। कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो 2021 से लेके 26 तक का यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये एड्स होता है, और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ये HIV होता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसी के साथ में रमजान कादिरोव, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को इसके हेड देखने को मिलेंगे जिसका नाम था चेचनिया, ठीक है। ये वो पर्सनैलिटी थी जिनके द्वारा बेसिकली रशिया के ऊपर भी अटैक किया जा रहा है और यूक्रेन के ऊपर भी, ये अलग ही मजे ले रहे हैं अपने, ठीक है। इंडिया जो है अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा तेल हम लोग खरीदते हैं किससे, ये हम लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं बेसिकली इराक से। दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पर है यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चौथे नंबर पर है USA, तो ये याद रखिएगा। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यहाँ पर रियाद और सऊदी अरेबिया याद रखिएगा। यहाँ पर बात करें यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो 3.3 यहाँ पर ये बेसिकली गोल है जहां पर HIV के बारे में बात की जा रही है। सेक्शन 144 ये 1861 में लाया गया था, बेसिकली किसका ये बात की जा रही थी यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, और 2 महीने वैसे लगाया जाता है, और वैसे यहाँ पर इसको आप लोग 6 महीने तक भी लगा सकते हैं अगर गवर्नमेंट को मुनासिब लगता है तो, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया, कल का थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया। इंपॉर्टेंट डे था, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दी, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए। बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया मैंने आप लोगों से यहाँ पर बेसिकली सेक्शन 144, इसके सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दी, और कर्फ्यू और सेक्शन के अंदर में क्या डिफरेंस है 44 के अंदर में 144, वो सारी बातें भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है। नेक्स्ट, गर्मी कितनी लग रही है, तो हाई गर्मी से बचना है, तो उसके सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता ही दिए कि गर्मी का सोल्यूशन आप लोगों के सामने है और क्या क्या मुद्दे हैं, तो वो आप लोग याद रखेगा, वरना प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये अलग से मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ये पिक्चर भी आप लोग अपने अगर रखना है इसको सेव करके,
देख लेना, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्राइस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारी बातें बता दी, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि माइंड में आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इकोनॉमी के बारे में बात करें तो कहां घर खरीदना है, कहां कितना महंगा है, कहां कितना सस्ता है, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली एक एक कर, तो ये भी आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। और बाकी क्विज भी हम लोगों ने देख लिया, तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मॉर्निंग में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से, और एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर करके चलना है। फीडबैक देकर जरूर जाना है, 1 सेकंड लगती है फीडबैक देने में। वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, और बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी जो भी टेंशन है माइंड में, जो भी समस्याएं चल रही हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है। बाकी टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। और इसी के साथ में ध्यान रखिए अपना आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।